हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है साइंस से रिलेटेड। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसको हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तरीके से करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आजकल एग्जाम जेकेएसएसबी पूछ रहा है, जैसे एमसीक्यूज वो पूछ रहा है एनालिटिकल पैटर्न पे। ठीक है, एंड आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में, बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें इसमें होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा मैं सारे आपके क्लियर करवाऊंगा। तो नोट्स बनाने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि हम इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ये आपके साइंस का FEE का सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर इट्स डिप्लीशन, ये मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। विटामिन डिजीजेज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी, ये हमने NCERT से कवर कर लिया था। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हमने पूरा डिटेल में कर लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हम इसमें जियोथर्मल भी करेंगे और न्यूक्लियर भी करेंगे। तो कोई भी चीज़ नहीं हम छोड़ने वाले। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि सर जो अकाउंटेंट ग्रुप है और FEE की जो टेस्ट सीरीज़ है वो क्या अलग अलग है? दोनों एक ही चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप FEE की टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो आपको मैं अकाउंटेंट ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिसमें आपके डेली के टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं और हर सैटरडे को आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे ही एग्जाम थोड़ा सा नज़दीक होगा फिर क्या होंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे। वैसे जो आपको पैकेज मिलता है FEE का, उसमें तो आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिले हैं। लेकिन अभी हमारी अप्रोच ये है कि टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, जैसे आपके डेली अकाउंटेंट ग्रुप में टेस्ट हो रहे हैं और हर सैटरडे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है प्रॉपर रिवीजन के लिए। तो जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा फिर हम सेक्शनल अप्रोच रखेंगे, फिर आपके डेली सेक्शनल टेस्ट होंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। अभी जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक टॉपिक के 3-3 बार टेस्ट होंगे। ठीक है, एक टॉपिक को हम 3-3 बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एंड जिस किसी को भी एनरोल करना है ना, वो मेरे को सीधे यहाँ पे व्हाट्सएप किया करो। कभी कभी मैं टेलीग्राम पे अनअवेलेबल रहता हूँ। 6005281970। और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए नहीं, आप मेरे को कोई भी आपको हेल्प चाहिए रिलेटेड टू एग्ज़ाम, कोई भी JKSSB का एग्ज़ाम हो, आप मुझे सीधे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप बस तैयारी करो, मेरा हमेशा आपके साथ पूरा सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब कोई बात नहीं होगी, अब पूरे हम ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज एंड देयर कैटेगरी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। ठीक है, क्या रिन्यूएबल ही कन्वेंशनल होती हैं, क्या नॉन रिन्यूएबल ही नॉन कन्वेंशनल होती है। तो ये जो भी आपका डाउट है ये सब क्लियर करने वाला हूँ मैं। अब आप अपने क्या करना है, अपने नोटबुक की हेडिंग में अपने डाल देना है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पूरा डिटेल में हम करने वाले हैं, फिर आप आराम से इस MCQ का आंसर दे सकोगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो, जो कन्वेंशनल सोर्सेज होती है ना, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्यों बोलते हैं, तो ट्रेडिशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत पहले से ही इन सोर्सेज को क्या कर रही है, यूज़ कर रही हैं। क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं। ठीक है, इनका यूज़ अभी क्या कॉमन है, और लेकिन इन फ्यूचर में ये जो सोर्सेज हैं ये क्या हो सकती हैं, आपकी ख़त्म हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपका कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस हो गई, एंड हमारा हाइडल एनर्जी हो गई, जिसे हाइड्रो पावर प्लांट से हम निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर जिसे हम कहते हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज में। क्या बताया मैंने, जो एनर्जी सोर्सेज हमारी सोसाइटी सदियों से, बहुत पहले से यूज़ करती आ रही हैं। ठीक है, और इनका जो यूज़ है वो अभी तक कॉमन है, और लेकिन इन फ्यूचर में इनके जो रिजर्व्स हैं वो
ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है? ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि अभी हम इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं और ये आगे चल के ख़त्म हो सकती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस या क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस, ठीक है? अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल नहीं है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हो गए? जो सोर्सेज अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं। क्या हुए हैं? सबसे पहले रिसेंटली डेवलप हुए हैं। रिसेंटली, जो सोर्सेज अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। किससे बने हैं? न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। और आगे चलकर जब ये कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे खत्म हो जाएंगे, हम किस पे डिपेंड हो जाएंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, ठीक है? क्योंकि यही फ्यूचर अब हमारा डिसाइड करने वाली है कौन सी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब इसके एग्जांपल से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। जैसे सोलर की मैं बात करूं, सोलर, ठीक है, विंड, जियोथर्मल, हर एक एनर्जी को हम डिटेल में करने वाले हैं। जियोथर्मल और न्यूक्लियर। आप अभी देख रहे होंगे कितने ज़्यादा हम अपना सोलर एनर्जी से कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट कर ली है, क्या क्या हम बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं, सोलर पैनल से हम बिजली बना रहे हैं, सोलर पैनल से, ठीक है? रूफ टॉप पे हम अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको दीव, जो कि एक यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में पता होगा। ये इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी है जो अभी 100% सोलर एनर्जी पे चल रही है, ठीक है? 100% इसने पूरा अपना सोलर जो है वो अचीव कर लिया, सोलर एनर्जी पे ये रन कर रही है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी? तो दीव के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और क्वेश्चन कभी आ जाए कि 100% सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है जो अपनी 100% पावर सोलर से ले रहा है, तो ये है हमारा मान्या चिवादी विलेज। याद रखना, ये महाराष्ट्र में है, मान्या चिवादी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर करंट अफेयर से रिलेट करके वो सोलर एनर्जी से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या था? जो हम पहले, बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और इन फ्यूचर में ये जाके ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल क्या है? जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हम सोर्सेज बना रहे हैं, ठीक है? और इन फ्यूचर पे हमें इन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यही क्या है? हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे धरती से जो हीट निकलती है उससे हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है, विंड एनर्जी कैसे बनती है, विंड मिल क्या होती है, कैसे वो वर्क करती है। तो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट किसका? कन्वेंशनल सोर्सेज का और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होती है और इनका क्या लिंक है आपस में, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के साथ, ठीक है? पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, ठीक है? देखो, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली दोबारा बन जाते हैं। नेचुरली दोबारा बन जाते हैं, ठीक है? या मतलब रेप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है? जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, मतलब खत्म नहीं हो सकते। रिन्यूएबल वो होते हैं जैसे सोलर, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है? हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है? बायोगैस हो गया, और हमारा क्या हो गया? जियोथर्मल, ठीक है? जियोथर्मल हो गया। तो क्या की फीचर्स मैंने आपको बताया? इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कभी भी फिनिश नहीं होंगे। इनएग्जॉस्टेबल पहला लिखो। दूसरा लिखना इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब पोल्यूशन ये बहुत कम करते हैं लेकिन कम करते हैं। तीसरा आ गया नेचर पे ये डिपेंड रहते हैं। कैसे? सन, विंड, वाटर, ये नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, इसी पे तो डिपेंड है ये एनर्जी। तो समझ आ गया, नेचर पे डिपेंड करती हैं कौन सी आपकी, जो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। पूरा कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कन्वेंशनल होती है जो रिन्यूएबल भी होती है,
ठीक है, कौन सी नॉन कन्वेंशनल होती है, जो नॉन रिन्यूएबल भी होती है, तो वो सारा चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा और वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं नॉन रिन्यूएबल। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नॉन रिन्यूएबल। अब ये क्या होगा, उसका उल्टा होगा, वो एनर्जी सोर्सेज जो एक बार यूज़ होने के बाद जल्दी दोबारा नहीं बन सकते, मतलब लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। और ये इन फ्यूचर में जाके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कोल, पेट्रोलियम, और इनको बनने में भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे यूरेनियम भी क्या हो जाएगा, आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और यूरेनियम क्या है, हमारा एक न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, तो इसके फीचर क्या है, एग्जॉस्टेबल, मतलब ख़त्म हो सकते हैं इन फ्यूचर में जाके। और इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर इसके लगते हैं। ठीक है, और ये इनका एक डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। CO2 और स्मोक इन्हीं से निकलता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन वगैरह होता है। तो ये आपको मैंने डिफरेंस बताया रिन्यूएबल के बारे में और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि कन्वेंशनल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, पहले ये आपको दिमाग में रखना है। जो मैं आपको लिखवाऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे MCQs बनने की उम्मीदें हैं। पहला कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले कन्वेंशनल भी हैं जो, और नॉन रिन्यूएबल हैं। कन्वेंशनल प्लस नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा मेरे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस ये सबसे कॉमन कैटेगरी जो मैंने आपको बताई। कौन सी, कन्वेंशनल प्लस नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कन्वेंशनल प्लस रिन्यूएबल, जो कन्वेंशनल भी हैं और रिन्यूएबल भी हैं। तो इनमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, इनमें आ जाएगा हमारे पास फायरवुड, लकड़ी। ठीक है, वाटर मिल्स, ट्रेडिशनल वाटर मिल्स। ठीक है, अब मैं तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। तीसरा जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो आ जाएगा नॉन कन्वेंशनल प्लस रिन्यूएबल, जो कि नॉन कन्वेंशनल भी हैं और रिन्यूएबल भी हैं। तो इनमें क्या आ जाएगा हमारे पास, सोलर, विंड और बायोगैस। ये कॉम्बिनेशन याद रखना। ठीक है, और चौथा जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। चौथा हमारे पास आ जाता है जो कि नॉन कन्वेंशनल है और नॉन रिन्यूएबल है। इनमें हमारे पास एक आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी याद रखना। जो मैंने आपको बताया था यूरेनियम क्या है, इन फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या है, आपकी नॉन रिन्यूएबल है। और एक क्या है, नॉन कन्वेंशनल है वो, क्योंकि अभी रिसेंट, मतलब थोड़े टाइम पहले ही तो हमने न्यूक्लियर एनर्जी से क्या है, अपना एनर्जी बनाना शुरू किया है, तो इसीलिए वो क्या है, हमारी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ, आप आराम से फर्स्ट वाला कर लोगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो हमारी टाइडल एनर्जी है, ये एक टाइप की कौन सी एनर्जी है, हमारी नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि ये एक मॉडर्न एनर्जी है। ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है और रिन्यूएबल है। वो अभी मैं आगे चल के आपको टाइडल एनर्जी जब डिटेल में अभी ही बताऊंगा, तब बताऊंगा कि ये रिन्यूएबल कैसे है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल गैस की। क्या नेचुरल गैस कन्वेंशनल है, बताओ। नेचुरल गैस क्या कन्वेंशनल है? हाँ सर, बिल्कुल कन्वेंशनल है, लेकिन रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारे पास जो भंडार है, ठीक है, जो इसका एक लॉट है वो लिमिटेड है। आगे चलकर फ्यूचर में ये ख़त्म हो सकती है हमारी नेचुरल गैस। ठीक है, इसलिए ये एक नॉन रिन्यूएबल है, ना कि रिन्यूएबल, तो इसीलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करूँ, जियोथर्मल, तो क्या ये नॉन कन्वेंशनल है? बिल्कुल ये नॉन कन्वेंशनल है, ये मॉडर्न है और रिन्यूएबल है। ठीक है, अभी मैं आपको दो एनर्जी के बारे में बताऊंगा, टाइडल एनर्जी क्या होती है और जियोथर्मल एनर्जी होती है, ये कैसे बनती है और ये रिन्यूएबल क्यों है। तो आप अपनी हेडिंग में डाल देना टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, अभी हम वो करने वाले हैं। तो पहले इसका आंसर दे देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थ्री ओनली। अब हम पहले बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में, टाइडल। और यहीं पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हमारा कौन सी, जियोथर्मल।
सिंपल से बताता हूँ, देखो ओशन में क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होती हैं वेव्स, जिनकी मूवमेंट डिपेंड करती है किस पे, विंड पे। और एक होती हैं टाइड्स, टाइड्स की मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, मून और सन की ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है, मून प्लस सन, ठीक है। अब दोनों के बीच में ना मैं डिफरेंस में तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। वेव्स का ऐसे समझो कि बॉटल में कोई पानी है, ठीक है, आपने बॉटल को हिलाया, पानी क्या करेगा, शेक करेगा अपनी जगह पे रह के। लेकिन टाइड्स का अब ऐसे समझो, आपके पास एक बाल्टी है, आप उसमें से पानी निकाल रहे हो, पानी भर रहे हो, सेम गोज विद टाइड। अब वेव क्या होता है, पानी एक ही जगह पे रह के शेक करता है, ठीक है, वाइब्रेट होता है, किसकी वजह से, विंड की वजह से, ठीक है। आपने अगर आप बीच पे गए हो, ठीक है, वहाँ पे पानी आता है आपके पैरों के पास, फिर वापस चला जाता है उसी पोजीशन पे, उसको बोलते हैं वेव। लेकिन टाइड क्या होता है, पानी की एक पूरी की पूरी मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, और वो मूवमेंट जो होती है वो होती है मून की वजह से, स्पेशली सन की वजह से भी होती है, लेकिन मून की वजह से ज़्यादा होती है। मून क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है किस पे, हमारे अर्थ के ओशन पे, उसकी वजह से जो ओशन होता है वो मून की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऐसे बल्जिस उठते हैं, आपने देखा होगा ओशन में, वो ही उसी को हम कहते हैं टाइड्स। अब टाइड से लेकिन एनर्जी कैसी बनाए, मतलब टाइड से कैसे एनर्जी कैसे बनती है वो बताता हूँ। अब करते क्या है ना कि जहाँ पे टाइड सबसे ज़्यादा आती है वहाँ पे क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, डैम। और इसी पानी की मूवमेंट से टरबाइन आपकी रोटेट करवाते हैं पानी की मूवमेंट से, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। क्या होता है, इसी पानी की मूवमेंट से जो टाइड्स की वजह से होती है, वहाँ पे क्या करेंगे, डैम बना देंगे, और डैम में लगाएंगे टरबाइन, और जैसे ही वो पानी की मूवमेंट टरबाइन को टकराती है, टरबाइन के साथ वो टरबाइन घूमती है और रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। तो टाइड्स की वजह से ये हो गया आपका टाइड्स। अब देखो इससे, इस एनर्जी के प्रोड्यूस होने से कुछ पोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइडल एनर्जी, इस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टाइडल एनर्जी से। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में कि जियोथर्मल एनर्जी कैसे बनती है। सबसे पहले जियो का क्या मतलब हो गया, अर्थ, थर्मल का क्या मतलब हो गया, हीट। हीट होती है कहाँ पे, आपकी अर्थ के अंदर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इससे आपकी एनर्जी कैसे जनरेट होती है, सिंपल से समझो। ये सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, ये अंदर वाला सरफेस है। अब अंदर वाले सरफेस के अंदर जो हीट की वजह से पानी भी आपका गर्म होगा, और पानी गर्म होने की वजह से क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा उसकी वजह से, ठीक है। अब जहाँ से ये स्टीम बाहर निकलेगी, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आएगी, वहाँ पे क्या हम लगा देंगे, टरबाइन। और जैसे ही ये हाई प्रेशर स्टीम आपकी टरबाइन से टकराएगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये कंसेप्ट है जियोथर्मल एनर्जी का और टाइडल एनर्जी का। देखो दोनों में ही पोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है, और दोनों ही क्या है, हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमने टरबाइन अपनी लगाई, ये हमारा ही तो आविष्कार है, हमारा ही तो एक साइंटिफिक डिस्कवरी है ना, समझ रहे हो, ये दोनों ही चीज़ें। तो इसीलिए ये क्या है, दोनों ही नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, टाइडल भी और जियोथर्मल भी। अब कुछ क्वेश्चन आ सकता है, वो करंट अफेयर से पूछ सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे टाइडल एनर्जी सबसे ज़्यादा, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सीडीएस में बना था कि जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में मेनली कहाँ पे होती है, तो याद रखना हॉट स्प्रिंग्स होते हैं कहाँ पे, आपके हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश याद रखना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइडल की कि टाइडल एनर्जी इंडिया में कहाँ कहाँ होती है। देखो मैं लिखवाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखना। सबसे पहले लिखनी है आपको गुल्फ ऑफ खम्बाट, गुल्फ ऑफ खम्बाट के पास, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के पास, ठीक है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, आपकी टाइडल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब मैं बात करता हूँ जियोथर्मल, एक तो मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश में, बाकी भी बताता हूँ, ठीक है। पुगा, ये आपकी एक जगह है कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ में, और आपका गुजरात में। क्वेश्चन आता है कि इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा था, तो एक लगा था आपका लद्दाख में और दूसरा लगा था
गुजरात में, एक लद्दाख में, दूसरा गुजरात में, ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको कौन कौन सा कंसेप्ट बता दिया यहाँ पे, जियोथर्मल एनर्जी का और टाइडल एनर्जी का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंगली किया ना हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले टाइडल एनर्जी कर दी और आपको एक्स्ट्रा मैंने एक जियोथर्मल करवा दी। वैसे ही सोलर एनर्जी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, हर एक टाइप हम करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। चलो अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड है रिलेटेड टू विंड एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। पहले आपने क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ना है, फिर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। पहले पढ़ लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज विंड स्पीड्स आर नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ लार्ज स्केल कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, हो गया। अब हम पढ़ते हैं पहले टॉपिक, तो हेडिंग डाल लेंगे विंड एनर्जी, ठीक है। देखो इससे पहले ना, सबसे पहले इस एनर्जी पे जाने से पहले आपको एक कंसेप्ट मैं बता दूं। आपको पता है सन क्या करता है, हमारी धरती को अनइवन हीट करता है। कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है और कहीं पे ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस बनता है। कहीं पे हाई प्रेशर होता है और कहीं पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एयर की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। हवा कौन से प्रेशर से किस प्रेशर की तरफ जाती है, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, क्या होगी, ठंड, कोल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। और लो प्रेशर कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी, हीट होगी। तो विंड, हवा की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, ठीक है, यही हवा की डायरेक्शन होगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंड। क्या बोलते हैं, विंड। अब क्या होते हैं कि ये बहुत तेज़ हवा जा रही है, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, टर्बाइंस लगा देते हैं, जिन्हें हम विंड मिल्स कहते हैं। ऐसे करके, ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे बीच में रोटर होता है, ये इसकी क्या होते हैं, ब्लेड्स। और जैसे ही बहुत तेज़ हवाएं इन पे टकराती हैं, ये क्या, जो इसकी रोटर होती है वो रोटेट करती है, और जो इसकी जो इसके ब्लेड्स हैं वो तेज़ी से घूमना शुरू करते हैं। और जैसे ही तेज़ी से घूमना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो ये था आपका कंसेप्ट विंड एनर्जी का, ठीक है। कैसे अनइवन हीटिंग की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। एयर जो है वो कोल्ड, ठंडी जगह से आपकी लो प्रेशर एरिया जहाँ पे हीट होती है वहाँ पे मूव करती है, और इतनी तेज़ी से वो हिट करती है किसको, विंड मिल को, कि उसके जो ब्लेड्स हैं वो घूमना शुरू करते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब कुछ एरियाज़ मैं बताऊंगा इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी होती है, वो एरिया को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तमिलनाडु जो है वो आपका लीडिंग स्टेट है विंड एनर्जी के मामले में, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी के अंदर ये रखेंगे, ये हमारी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है। और क्या है, रिन्यूएबल है। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। लिखा हुआ है विंड एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल। मैंने कहा नॉन रिन्यूएबल कैसे है, ठीक है, क्या हवा टोटली खत्म हो जाएगी, नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है इट इज कंसिडर्ड अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बिल्कुल मैंने बताया नॉन कन्वेंशनल है, तो सेकंड बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और स्टेट पूछ ले कभी तो तमिलनाडु लगा देना है। तो सेकंड ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पे, और पूरा का पूरा इसमें हम बायोगैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक का नाम रखो फॉसिल फ्यूल, अब हम वो निपटाने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ये, हमारे हाइड्रोकार्बन्स। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मर जाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। फिर यही डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, इनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स होते जाते हैं और हीट और प्रेशर इनमें बनता जाता है, ठीक है। हीट और प्रेशर इन पे अप्लाई होता जाता है, और एट द एंड फिर क्या हो जाते हैं, यही जो है वो फिर फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस की बात बताऊं, तो जब ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होता है,
डीकम्पोजिशन जो होती है वो बढ़िया से हो नहीं पाती। अब डीकम्पोजिशन बढ़िया से हो नहीं रही है और साथ साथ में अर्थ के अंदर जाके हीट और प्रेशर और ज़्यादा इन पे अप्लाई हो रहा है, हीट और प्रेशर। अब हीट और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में। और क्या क्या हमें फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कोल देते हैं, ठीक है, कोल दे देंगे, पेट्रोलियम दे देंगे। पेट्रोलियम और पेट्रोल में डिफरेंस होता है, ये बात अपने दिमाग में डालना। कोल दे देते हैं, पेट्रोलियम दे देते हैं और साथ साथ में नेचुरल गैस दे देते हैं। क्या दे देते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। अब मैं कोल की बात करूं तो ये कैसा एक प्रोडक्ट है, ये हमारा सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, तो पावर प्लांट्स में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। आगे जाके हम कोल के जो डिफरेंट टाइप्स है वो भी करेंगे कि एंथ्रासाइट क्या होता है, वो सब हम करने वाले हैं, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करूँ तो ये लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फॉर्म में होता है, हमें पता है इससे क्या बनता है। फिर जाके इसी से हमारा क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, इसी से हमारा क्या बनता है, डीजल बनता है, ठीक है। इसी से हमारा कैरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, वो भी बनता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा नेचुरल गैस। ये गैस फॉर्म में होता है और इससे क्या, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये एलपीजी में, सीएनजी में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि ये कौन से रिसोर्स हैं, ये हमारे कन्वेंशनल रिसोर्स हैं और इन्हीं से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमें मिलते कहाँ पे हैं, जो मैंने आपको बताया कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये मिलते हैं हमें अर्थ की क्रस्ट पे। कहाँ पे, अर्थ की क्रस्ट पे। और सोर्स कौन सा है, कन्वेंशनल सोर्स है। ड्रॉबैक क्या है कि इन्हीं से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जैसे CO2 इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और एक टाइप की क्या है, ये एग्जॉस्टेबल। एक समय ऐसे आएगा जब ये टोटली क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कोल की टाइप्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आपका बनता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कोल की टाइप्स। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लिग्नेटाइट की। किसकी बात करेंगे, लिग्नेटाइट की। एक सेकंड, लिग्नेटाइट पे जाने से पहले हम पीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत अच्छे से होती है। जो पीट टाइप का कोल होता है ना, ये सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी होता है, और ये जलने पर सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, धुआं, स्मोक ही ज़्यादा ये छोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लिग्नेटाइट। कौन सा, लिग्नेटाइट। ये थोड़ा सा पीट से बेटर क्वालिटी में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। और पीट के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है ना आपका, कार्बन कंटेंट, वो 50% के आसपास होता है, 50 से 60% के आसपास, ठीक है। और हीट वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा कम होता है, इसलिए सबसे लोएस्ट क्वालिटी का माना जाता है। फिर आता है हमारा लिग्नेटाइट, जिसे हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन कोल। अब हम लिग्नेटाइट की बात कर लेते हैं, ये सारे अच्छे से लिखना, लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन कोल भी इसे कहते हैं। इसके अंदर 60 से 70% आपका कार्बन कंटेंट होता है और इसके अंदर ना मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लिग्नेटाइट से बढ़िया क्वांटिटी में आता है हमारा बिटमिनियस, और यही जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में इस्तेमाल आता है। क्वेश्चन कभी भी आए कि इंडिया में कौन सा कोल का टाइप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो आपका बिटमिनियस। इसमें जो आपका कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 70 से 80% के बीच में, 70 से 80% के बीच में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, और यही फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो हाईएस्ट क्वालिटी का आ जाता है ना, हाईएस्ट क्वालिटी का, वो होता है हमारा एंथ्रासाइट। कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसमें आपका 90 से 95% आपका कार्बन कंटेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जलता है ये, ठीक है। और हार्डेस्ट होता है, सबसे एक कह सकते हैं बहुत सख्त होता है ये, ठीक है। और इसकी हीट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और याद रखना, इंडिया में अगर खासकर पूछना तो ये जम्मू कश्मीर में आपका मिलता है, राजौरी कालाकोट के अंदर एंथ्रासाइट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और बेस्ट क्वालिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोल ये माना जाता है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। अब मैंने आपको कोल के टाइप्स भी अच्छे से बता दिए, ठीक है।
और एंथ्रासाइट J&K में स्पेसिफिक रीजन कौन सा, तो राजौरी कालाकोट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कंसिडर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा हुआ दे आर क्लासिफाइड एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बिकॉज देयर रेट ऑफ कंजप्शन इज मच हाइयर देन देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन। बताओ सही है या गलत है? बिल्कुल सही हो जाएगा। दे आर बिल्कुल एग्जॉस्टेबल है, एक समय पे जाके ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका रेट ऑफ कंजम्पशन भी आपको पता है कितना ज़्यादा हाई है। कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे, कोल पे, अपने कोल पे, पेट्रोलियम पे, ठीक है। पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें बनती है, कोल से हमारी कितनी जनरेशन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, ठीक है। हर एक इंडस्ट्रीज़ में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में हमारा कोल यूज़ होता है, ठीक है। और सीएनजी एलपीजी पे तो आजकल गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, तो आपको पता है ये कितना ज़्यादा हम इससे चीज़ें ले रहे हैं, कितना ज़्यादा इसका कंजम्पशन है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यह है रिलेटेड टू बायोमास। बायोमास इज कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, आप बताओ फोर्थ का आंसर क्या होगा? अब करेंगे बायोमास, ठीक है। हेडिंग डाल देना बायोमास। डिफरेंस भी समझाऊंगा कि बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आपका बायोमास जो है वो रिन्यूएबल है और हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो नॉन रिन्यूएबल थे, ठीक है। अभी बताऊंगा बायोमास। बायोमास आपका हमें मिलता है किससे? सबसे पहले प्लांट्स प्लस एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से। सर इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? जैसे वुड, लकड़ी, ठीक है, काऊ डंग, वेस्ट। वेस्ट कैसा? जैसे आप गन्ने का जूस पीते हो, वो जो शुगर केन फिर पिस के बाहर आता है, वो आपका इसमें वेस्ट होता है, वो इथेनॉल बनाने के काम में आता है, वो आगे समझेंगे हम, ठीक है। अब मेन बात ये आ जाती है कि सर फॉसिल फ्यूल्स और बायोमास में क्या डिफरेंस है? देखो फॉसिल फ्यूल जो है, जैसे वो भी तो कभी ना कभी प्लांट्स और एनिमल्स ही थे, फिर वो उनकी डेथ हुई, फिर मिलियंस ऑफ ईयर लगे, कितना टाइम लगा उनको फ्यूल बनने में, ठीक है। लेकिन वैसे ही मैं अगर बायोमास की तरफ आता हूँ, सपोज करो कि मैंने एक लकड़ी को काटा, उसको आग लगा दी, ठीक है, तो मेरे को तुरंत मिल गया ना, एनर्जी तुरंत मिल गई। और फिर उसकी जगह जो मैंने पेड़ काटा है, उसकी जगह मैंने एक और पेड़ लगा दिया, तो इसीलिए ये क्या है हमारा, एक टाइप का रिन्यूएबल है। अगर मैं बात करूं आपके फॉसिल फ्यूल की, तो उनको बनने में कितना मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहा है। लेकिन वही मैं अगर बायोमास की तरफ आऊं, तो मैंने एक पेड़ काटा, उससे एनर्जी, आग जलाई, जो भी किया, ठीक है, उससे एनर्जी बनाई, लेकिन मैंने उसकी जगह एक और पेड़ लगा दिया, ठीक है, तो तुरंत रिन्यू होगा ना। इसीलिए जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो एक टाइप का रिन्यूएबल सोर्स आ जाता है, और अगर सॉरी फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल आ जाता है, और हमारा जो बायोमास है वो क्या आ जाता है, रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। और एक और मेन डिफरेंस तो आप भूल ही गए, क्योंकि अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, प्रोडक्ट की बात करूं, तो फॉसिल फ्यूल से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको टाइम कितना लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। लेकिन बायोमास से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो तो शॉर्ट मिलेगा, ठीक है। बायोमास से हमें बायोगैस मिलती है, वो तुरंत हम बना लेते हैं, ठीक है। कितना ही प्रोसेस लगता है, 1-2 महीने का प्रोसेस है, उससे हमारी बायोगैस बन जाती है। लेकिन वही अगर मेरे को पेट्रोलियम निकालना, तो उसमें कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स उसकी फॉर्मेशन में लगता होगा, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। और याद रखना बायोमास क्या है हमारा, नॉन कन्वेंशनल है। बायोमास क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। वही अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करूं मैं, तो वो हमारे कन्वेंशनल थे। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। बायोमास जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे कन्वेंशनल है, ठीक है। अब एमसीक्यू की तरफ आओ। लिखा हुआ बायोमास इज कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल्ड प्लांट रिमेन्स बरीड अंडरग्राउंड। तो ये मैंने किसके बारे में बताया था? ये आपको मैंने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया था, ठीक है। दूसरा है इट कैन बी कंटिन्यूसली रीजनरेटेड बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड मैनेजिंग लाइफ स्टॉक। बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी के बारे में तो मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको। सी क्या है, इट रिक्वायर्स हाई एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट। बताओ।
कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मेरे को बताओ आप। अगर लकड़ी जलाते हो या काऊ डंग के केक्स जो होते हैं उनको जलाते हो, ठीक है, फिर उनसे जो एनर्जी निकालते हो, क्या उसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगती है? नहीं, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस जीरो ग्रीन हाउस गैसेस व्हेन बर्न्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। लकड़ी या गोबर जलाने से धुआं निकलता है और उसमें से CO2 निकलता है। ठीक है, ये भी सही है। अब ना बायोमास पढ़ लिया, अब थोड़ा सा बायोगैस का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मीथेन वगैरह आ सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर आप बोर हो रहे तो आप 2x पे देख सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं कंसेप्ट अब किसका, बायोगैस का। अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की होती है? तो वो होती है मीथेन की। किसकी? मीथेन की, जिसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा CH4 की। ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसकी होती है, 50 से 70% कंटेंट इसका होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड जो होती है हमारी CO2। ये भी 30 से 40% के अराउंड होता है। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें वाटर वेपर होती है। ठीक है, बस इन्हीं से हमारा क्या बना होता है, बायोगैस। और मीथेन ही मेन एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो मीथेन ही करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले याद रखना कि इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा एनएरोबिक। एनएरोबिक डाइजेशन जो होता है, इसी को बनाने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ये ऑप्शन टिक मार के आना। एनएरोबिक डाइजेशन जो होती है उसी से हमारे क्या बनती है, बायोगैस। ठीक है, और बनती कैसे है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब होता क्या है कि सबसे पहले एक बड़ा चेंबर होता है, उसके अंदर गोबर को भरा जाता है। ठीक है, काऊ का जो वेस्ट होता है या बफेलो का, उसको क्या होता है, भरा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक पाइप निकाली जाती है और यहाँ पे आपका एक चेंबर होता है। ठीक है, आउटलेट होता है। अब होता है क्या है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन के बिना। अब क्या होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इस वेस्ट को तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही तोड़ता है तो गैस आपकी प्रोड्यूस होती है, कौन सी? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फिर वही इस गैस डोम से निकलकर इसमें गैस डोम में आपकी कलेक्ट होती है। फिर यहीं से आपका जो फिर कनेक्शन जाता है आपके कुकिंग वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यहीं से जनरेशन होती है मीथेन से। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपने ये पढ़ भी रखा होगा 10th 11th 12th में कि होता है टॉपिक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्या, बायोगैस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम चलते हैं, फिफ्थ है हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन ये भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे पानी को इकट्ठा किया जाता है बड़े से रिजर्वॉयर में। ठीक है, जो हमारे जम्मू में कितने ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, आपको पता होगा कि क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ। देखो, एक बड़ा सा रिजर्वॉयर होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके रिजर्वॉयर बनाया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो रिवर का पानी है उसे इकट्ठा किया जाता है, काफ़ी बल्क में इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। फिर यहाँ पे एक होती है हमारी, एक पैसेज बनाया जाता है जहाँ से फिर तेज़ी से इस पानी के, जो पानी इकट्ठा हुआ होता है रिजर्वॉयर के अंदर, उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। और फिर जैसे ही इस पैसेज से पानी निकलता है काफ़ी तेज़ी में, यहीं पे क्या लगाई होती है, टरबाइन लगाई होती है। यहीं पे क्या लगाई होती है, टरबाइन। जैसे ही तेज़ प्रेशर से पानी इस टरबाइन पे पड़ता है, आपकी ये टरबाइन घूमती है और यहाँ पे आपकी मोटर चलना शुरू करती है। जैसे ही मोटर रोटेट होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। अब यहाँ पे रोटर, जो ये टरबाइन घूमना शुरू हुई, ये कौन सी एनर्जी है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी। अब उस रोटेशन की वजह से क्या बन रही है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। पानी से कैसे बनाया जाता है एनर्जी। तो ये था आपका प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे मेरे को बताओ, कोई धुआं वगैरह निकला? नहीं निकला ना। तो फिर सी स्टेटमेंट का काम क्या है यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल स्मोक, बला बला। ये तो है ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल साफ सुथरा प्रोसेस है। हाँ, लेकिन इससे ये नुकसान है कि अब मेरे को बताओ, जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लगते हैं वो कितनी जगह घेरते हैं। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घेरेंगे। इट डिस्ट्रॉयज द लोकल इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स।
बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ये क्यों सही हो जाएगा ये भी बताता हूँ। अब मेरे को सिंपल से एक बात बताओ, अब रिवर पे मैं इतना बड़ा रिजर्वायर बनाऊंगा तो जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय तो होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है बी भी सही हो जाएगा। सी तो गलत है। डी है इट कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ये भी सही लिमिटेशन है। लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। जैसे सरदार सरोवर डैम जो आपको पता है जब बहुत बड़ा बनाया गया था, तो वहाँ पे लोगों की जो सेटलमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुई थी, और फिर इसी चक्कर में आपको पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी वजह से हुआ था। तो ये भी सही हो जाएगा डी। ठीक है, ये तो सिक्स्थ मैंने इसीलिए बायोगैस आपको शुरू में ही पढ़ा दिया। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, आंख बंद करके। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर एनर्जी डिवाइसेस। तो देखो हम जियोथर्मल एनर्जी कर चुके हैं, हाइड्रो पावर कर चुके हैं, टाइडल कर चुके हैं, फॉसिल फ्यूल्स कर चुके हैं, विंड एनर्जी कर चुके हैं, अब बचती है हमारी सोलर एनर्जी। फिर इसी के साथ साथ हम और भी हमारा जो न्यूक्लियर है वो भी कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी आराम से हमने चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सेवन्थ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर एनर्जी डिवाइस। पहले एमसीक्यू नहीं करना, पहले क्या करना है पूरा टॉपिक पढ़ना है। हेडिंग डाल लेना आप सोलर एनर्जी, फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब सोलर एनर्जी से ना हमें दो टाइप की एनर्जीज मिलती हैं। एक मिलती है हीट एनर्जी और दूसरी हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक मिलती है हीट, एक मिलती है इलेक्ट्रिक। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक की, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, जैसे ही सनलाइट सोलर पैनल्स, आपको पता है सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, इन पे पड़ती है। अब सोलर पैनल्स के अंदर ना सोलर सेल्स होते हैं जो बने होते हैं सिलिकॉन के। क्या होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन के, ये याद रखना। अब जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ती है, इन सोलर पैनल पे, सोलर सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इन्हीं मूव करने की वजह से फिर वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फोटोवोल्टिक। तो होता क्या है कि जैसे ही सनलाइट इन सोलर पैनल्स पे पड़ती है, पैनल्स के अंदर लगे हुए सोलर सेल्स के अंदर जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उससे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो चलनी चाहिए। फिर क्या होता है कि जो सोलर सेल्स होते हैं, जब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, फिर आपको पता है कि एक इन्वर्टर भी होता है सोलर वाला, वो क्या करता है, वो इन्वर्टर फिर एसी करंट में बदल देता है, जिसकी जिसकी वजह से आपके घरों में बिजली आती है। तो पूरा प्रोसीजर ये रहता है, ठीक है, सोलर एनर्जी का। बाकी अगर मैं हीट की बात करूं तो ये बेसिकली होता है आपका खाना वगैरह पकाने के लिए। जैसे आपने सोलर कुकर्स पढ़ा होगा, ठीक है, उस पर भी पैनल्स लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, जिसकी वजह से हीट काफ़ी ज़्यादा एक्सेस, वो हीट बहुत बल्क में जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका खाना पक पाता है। ठीक है, और जब जैसे सोलर हीट जब निकलती है तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं सोलर थर्मल मेथड। ठीक है, होता क्या है कि सनलाइट कोई मिरर पे या पैनल पे, उस सनलाइट क्या करती है, अब्जॉर्ब होती है। जो रिफ्लेक्टर बने होते हैं उस पर कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, इसकी कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब। आपने ब्लैक बॉडी इफेक्ट पढ़ा होगा कि जितनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है वो करता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, वाइट क्या करता है, उसको पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए जो वाइट चीज़ें होती हैं हम कहते हैं वो ठंडी होती हैं। और ब्लैक क्या करता है, ब्लैक उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है पूरी हीट को। इसलिए जो भी सोलर रिफ्लेक्टर बने होते हैं, सोलर पैनल्स बने होते हैं, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी उनकी डिजाइनिंग रहती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। A black surface absorbs more heat than a white or a reflecting surface under identical conditions। बिल्कुल सही हो जाएगा। Solar cookers use glass plates to solar cookers use glass plates to allow trapped heat radiation to escape easily। अब इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले। ठीक है, अब सोलर कुकर्स के अंदर जो ग्लास प्लेट्स लगी होती है ना, देखो उसका काम होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करना। होता क्या है कि इस ग्लास के अंदर जैसे ही आपकी
यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो क्या कर लेता है, इस हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, अंदर ट्रैप कर लेता है और बाहर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और फिर आप अपना जो भी खाना है इसमें पका सकते हो। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड को ध्यान से देखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर कुकर्स यूज ग्लास प्लेट्स टू अलो ट्रैप्ड हीट रेडिएशन टू एस्केप इजिली। जब बाहर निकाल देगा तो खाना कैसे पकेगा फिर, तो उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। तो इसके अंदर जो हमारे पास आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 8th पे चलते हैं। विच सेमी कंडक्टर मटीरियल इज एक्सक्लूसिवली एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स। अभी मैंने क्या बताया था, सिलिकॉन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, इसलिए पहले ही बता देता हूं मैं। 9th पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, बताओ क्या आंसर होगा इसका। इनकरेक्ट पूछा है, ये याद रखना यार, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखो, पेपर का पैटर्न हम सबको पता है चेंज हो चुका है। ठीक है, कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, स्टेटमेंट बेस्ड, ऐसे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जहाँ से भी आपको ऐसे एमसीक्यूज मिलते हैं बस आप उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिले करोगे फिर 10 दिन में प्रैक्टिस करोगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने सुना है स्टूडेंट से यार कि जिनका जूनियर असिस्टेंट में सेट दिया था उनकी कितनी बुरी बुरी हालत हुई थी जब उनके सामने सीधे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पड़े थे। उनसे जो आते हुए क्वेश्चंस थे ना वो भी उनसे नहीं हो पाए थे टाइम कम होने की वजह से। तो कोशिश करना, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अच्छी जगह से टेस्ट सीरीज परचेज करना जहाँ पे मैक्सिमम एनालिटिकल एमसीक्यूज हो, बेकार के फालतू के क्वेश्चंस ना हो, इजी वाले। वैसा पैटर्न ना नहीं आएगा और ना ही वो आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मेरी ये आपसे बहुत ही ज़्यादा एक विनती समझ लो। ठीक है, वो है। चलो 9th पे अब चलते हैं। अब देखो, पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा है इट इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी। देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है कि सी की एक नैरो ओपनिंग पर डैम बनाकर हार्नेस किया जाता है। सही हो जाएगा, क्योंकि टाइडल बैरेज हमेशा नैरो जगह पर बनता है। ठीक है, बैरेज जहाँ पे पानी को रोक के फिर छोड़ा जाता है, तो जितने ज़्यादा वो नैरो होगा उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी प्रेशर से पानी निकलेगा, फिर वो आपकी टरबाइन को घुमाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स आर यूज टू टर्न द टरबाइन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको टाइडल एनर्जी के बारे में बताया था। ये तो गलत है, ये बताऊंगा क्यों गलत है, उससे पहले डी देख लेते हैं। इट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन द रोटेटिंग अर्थ। बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, मैंने बताया था ये रीजन होता है। ज्यादा किसका होता है, मून का इफेक्ट होता है, सन का कम होता है, लेकिन ज्यादा किसका होता है, मून का। अब सी लिखा हुआ है कि लोकेशंस वेयर टाइडल डैम्स कैन बी बिल्ट आर अबंडेंट एंड फाउंड एवरीवेयर अलोंग द कोस्टलाइन। ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एवरीवेयर लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट की किसी भी लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन मेथड, जैसे डैम्स हो गया, जियोथर्मल हो गया, टाइडल हो गया, की साइट्स नेचर में कभी भी अबंडेंट नहीं होती। ठीक है, अगर अबंडेंट ही होती तो हम इतनी ज़्यादा फिर बिजली प्रोड्यूस कर लेते। ठीक है, कम जगह पे होती है, अबंडेंट नहीं होती कभी भी। तो सी इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं अब 10th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली नॉन कन्वेंशनल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सिर्फ नॉन कन्वेंशनल पूछ रहा है, तो बताओ कितनी अच्छे से मैं आपको कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल करवा चुका हूँ। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 10th में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अभी तक 10 एमसीक्यूज हुए, लेकिन हमने सारा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, और थोड़ा सा बचा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को सीधे सीधे दिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ओनली नॉन कन्वेंशनल पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द ओशन इज कॉल्ड। बताओ, ये है आपकी प्यारी टाइडल एनर्जी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 12th पे चलते हैं। वट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स दैट मेक्स द जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी पॉसिबल। ये भी मैंने अच्छे से आपको करवा चुका हूँ, बताओ। द कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशंस बाय वाटर बाय द सन, बिल्कुल गलत। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन ऑन द अर्थ, एग्जैक्टली यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी व्हाट डज द टर्म हॉट स्पॉट्स रेफर्स टू। अब खुद ही मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था, अर्थ में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसके अंदर से गर्म स्टीम निकलता है, और वो स्टीम किस वजह से निकलता है, क्योंकि उसके अंदर
पिघले हुए पत्थर जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो बाहर आने की कोशिश करता है। जब वो जलता है तो उसकी वजह से जो उसकी स्टीम होती है वो बाहर की तरफ आती है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, और उसी प्रेशर का इस्तेमाल करके हम टरबाइन्स को घुमाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जियोथर्मल एनर्जी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रीजन इन अर्थ क्रस्ट वेयर मोल्टन रॉक मैग्मा आर पुश्ड अपवर्ड एंड ट्रैप्ड। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनर्जी पे जाने से पहले आपको दो कंसेप्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक है फिजन, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दोनों को आप समझ जाओगे तभी आपको आगे चल के चीज़ें समझ आएंगी। न्यूक्लियर फिजन भी पता होना चाहिए, फ्यूजन भी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है। देखो, फ्यूजन में क्या होता है ना कि एक हैवी एटम का हैवी न्यूक्लियस जब भी स्प्लिट होता है, टूटता है, ठीक है, क्या टूटता है? न्यूक्लियस। हैवी एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस टूटता है और टूट के न्यूक्ली बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्ली। क्योंकि न्यूक्लियस टूटेगा, जो भी उसके टूट के जो उसके हिस्से होंगे छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्ली। तो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्ली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। तो जब भी एक हैवी न्यूक्लियस का टूटना, स्प्लिट होना स्मॉलर न्यूक्ली में, और उसकी वजह से बहुत मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। अगर मैं आपको एक फेमस एग्जांपल से बताऊं तो आपको पता होगा यूरेनियम 235। यही रिस्पॉन्सिबल है आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो बनाने के लिए, अगर अनकंट्रोलेबल हो। ठीक है, पूरा जानेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है। वो मैं पूरा ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि कौन सी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हम और कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। ठीक है, अब यूरेनियम 235 का क्या होता है? तो जैसे ही U-235 के साथ आपका न्यूट्रॉन हिट करता है, क्या करता है? न्यूट्रॉन हिट करता है, फिर ये कौन सी रिएक्शन बनाएगा? फिर इससे हमारा निकलेगा, सबसे पहले याद रखना, बेरियम, जिसका सिंबल ये होता है, और निकलता है क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन्स, और प्लस बहुत सारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस बहुत सारी क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये रिएक्शन याद रखना। यूरेनियम 235 के साथ जब न्यूट्रॉन हिट करता है, फिर क्या निकलता है? बैरियम और क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी ये देता है। ठीक है, अब देखो, जब होता क्या है ना कि जैसे ही ये एनर्जी निकलती है, फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे ये क्या करते हैं? और भी एटम्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और ये फिर एक चेन रिएक्शन का फॉर्म ले लेती है। अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल फॉर्म में है, अगर ये चेन रिएक्शन आपकी कंट्रोल फॉर्म में है, तब तो आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, जिसकी वजह से आप न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। अगर ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म ले ले, अपनी अनकंट्रोल्ड फॉर्म ले ले, तो उसी का बनता है हमारा क्या? एटॉमिक बॉम्ब, बॉम्ब बनता है। ठीक है, ये था कंसेप्ट। चेन रिएक्शन अगर आपकी अनकंट्रोल हो तो फिर उसके लिए एटॉमिक बॉम्ब्स आपके बनते हैं, और अगर कंट्रोल्ड स्टेट है उसकी तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर उसका बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे इस चेन रिएक्शन से ये जो एनर्जी निकलती है ना, इसी से भाई साहब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी एनर्जी की वजह से। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, ठीक है साहब, तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, अब थोड़ा सा फ्यूज़न की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें टूटा था ना, उसमें जुड़ता है, क्योंकि फ्यूजन का क्या काम होता है? जोड़ना। अब चीज़ें क्या होंगी? फ्यूज़ होंगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, कंसेप्ट भाई साहब ये ध्यान में रखना, जो आपके सन के अंदर रिएक्शन होती है ना, वो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होती है। क्या होती है? फ्यूजन होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन एटम्स मिलके आपके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन एटम्स मिलके आपके हीलियम बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फ्यूजन क्या बताता हूँ। देखो, जैसे फ्यूजन में क्या हो रहा था? चीज़ें टूट रही थी। इसमें क्या होता है ना, दो लाइट न्यूक्ली मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। दो लाइट न्यूक्ली मिलके क्या बना रहे हैं? आपका हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं आपको एक प्रोसेस के ज़रिए बताता हूँ, रुको। जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, थोड़ा-सा समझ लो। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। ये दोनों आइसोटोप्स मिलके क्या बना देंगे, आपका हीलियम बना देंगे, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन आएगा और थोड़ी-सी एनर्जी ये लेके आएगा, ठीक है? और याद रखना, अगर इस चेन रिएक्शन की अनकंट्रोल्ड स्टेट हो, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में बताया था, तब इससे बनाया जाता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, और वो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस होता है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, देखना, ठीक है? और पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, और इंडिया के पास भी आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, न्यूक्लियर भी है, ठीक है? तो ये था कंसेप्ट। अब हम चलेंगे एमसीक्यू की तरफ, खुद ही कर लोगे। मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का बताया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, प्राइमरीली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या फ्यूजन से मैंने आपको बताया था ऐसा? तो नहीं, फ्यूजन नहीं आएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हैवी एलिमेंट, बी इज द राइट आंसर, जिसमें U-235 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। कार्बन का कोई लेना देना नहीं है, हाई टेम्परेचर का भी कोई लेना देना नहीं है यूरेनियम के साथ। और आज के सेशन का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्टर्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए, तो उसके अंदर कौन से आपके फ्यूल, कौन सा उसमें यूज़ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो क्या बताया था मैंने आपको, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये चीज़ याद रखना। ये यूज़ होते हैं एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, ठीक है? तो चलो जी, ये था आपका सेशन आज का। आई होप सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है इसमें, ठीक है? इनफैक्ट ज़्यादा ही बता दिया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना है, एनालिटिकल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो आप डेली टेस्ट दो, साथ साथ में आपको पूरा पैकेज मिले, ठीक है? तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 6005281970। ट्रस्ट मी गाइस, इतनी तगड़े लेवल की तैयारी करवाऊंगा ना कि आप याद रखोगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखो।